Dear students, today we are going to discuss the topic determiners, a very important grammar topic. So सारी जो हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस है इवन प्राइमरी या मिडिल क्लासेस हैं in every class you get questions worth 2 or 3 marks in the exams related to determiners. So 2-3 नंबर के questions तो आते ही हैं एग्ज़ाम में और डिटर्मिनर्स होते क्या हैं लेट्स डिस्कस। और यहाँ पे एक बड़ी इनफॉर्मल सी बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, किसी नाउन को के बारे में बताता है कि जो अगला आने वाला जो वर्ड है सो वो नाउन है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन, ये हमेशा नाउन से पहले आता है, नॉट आफ्टर, उसके बाद नहीं आता। एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव्स यूज टू डिस्क्राइब द नाउन। और कई बार कोई एडजेक्टिव्स यदि लगे हैं नाउन के आगे तो फिर एडजेक्टिव से भी ये पहले लगता है। और थोड़ी और फॉर्मल डेफिनेशन यदि देखें तो डिटर्मिनर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नाउन मॉडिफायर। सो इसको नाउन मॉडिफायर भी कहते हैं कि नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन पे असर करता है और प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट करता है नाउन को, जनरली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड पोजेशन। सो मेन बात यही है कि क्वांटिटी उसकी मात्रा कितनी है और पोजेशन की वो वाली चीज़ जो है वो जो नाउन है वो किसका है। तो ये चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं डिटर्मिनर से। और डिटर्मिनर्स कम बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज एंड इंक्लूड आर्टिकल्स, डेमोस्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स, पोजेसिव्स। तो ये सब क्या होते हैं डेमोस्ट्रेटिव, क्वांटिफायर, पोजेसिव्स, ये अब अभी डिस्कस करेंगे इनकी टाइप्स और इनकी यूजेज। सो लेट्स प्रोसीड। बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है दैट इज़ आर्टिकल्स, ए एंड द। और ये जो 3 वर्ड है ए एंड द या दी, सो ये डिटर्मिनर का पार्ट है, डिटर्मिनर में आते हैं। और नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव्स। सो डेमोस्ट्रेटिव्स में कौन कौन से वर्ड है, दिस, दैट, दीज, दोज, आपने सुना ही होंगे। नंबर्स एंड ऑर्डिनल्स, उसमें जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, या ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड या लास्ट या नेक्स्ट या प्रीवियस। सो ये सारे ऑर्डिनल्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है पोजेसिव्स, जो बताते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है, जैसे माई, योर, अवर, देयर। सो इस तरह के जो वर्ड है, मेरा, तुम्हारा। और नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। सो क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। सो ये तीनों मतलब बताते हैं कि कोई चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में है, थोड़ी गिनती में है। इनमें आपस में फ़र्क क्या है वो अभी आगे जाके बात करेंगे। इसी तरह मैनी, बहुत सारे, मच, ईच, ये सारे वर्ड्स हैं। या लिटिल, आ लिटिल, जो नाउन काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं। सो इनके बारे में आगे जाके बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वर्ड्स। सो डब्ल्यू एच जो क्वेश्चन वाले वर्ड जैसे होते हैं, व्हाट, विच, हुज, ये जो 3 वर्ड्स हैं पर्टिकुलरली, सो ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। और यहाँ पे एक और देखने वाली बात है कि हमने यहाँ पे 6 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया है। तो अलग अलग ग्रामर बुक्स में वैसे अलग अलग, कहीं कहीं पे 4 कैटेगरीज में भी बांटा गया होता है, कई जगह पे नंबर्स और ऑर्डिनल्स और क्वांटिफायर्स को कंबाइन किया जाता है, नंबर्स ऑर्डिनल्स को क्वांटिफायर्स के बीच में ही गिना जाता है। और कई जगह पे ये जो डब्ल्यू एच वर्ड्स हमने अलग लिखे हैं ये डेमोस्ट्रेटिव्स के बीच में ही गिने जाते हैं। सो मतलब ये खैर मैटर नहीं करता कि 4 टाइप्स में बांटा गया या 6 में बांटा गया। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे यही है कि ये सारे जितने भी टाइप के वर्ड्स हैं ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं और ये सारे नाउन से पहले लगते हैं, नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, यही इनका काम है। तो एग्ज़ाम में हमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो वहाँ पे हमने कैसे चूज़ करना है कि कौन सा डिटर्मिनर लगेगा या कौन सा नहीं लगेगा। सो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में वैसे चॉइस भी दी होती है कि बट 2 या 3 डिटर्मिनर्स दिए होते हैं और हमने वहाँ से एक चूज़ करना होता है, तो फिर काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अभी इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन ब्रीफली और उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात बात करते हैं आर्टिकल्स की, ए एंड द या दी। और इसमें पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ ए। और ये ए कहाँ पे लगता है, सिंगुलर। पहली बात तो ये है कि सिंगुलर के साथ लगता है, एक चीज़ हो, नाउन जो है वो वन हो। यदि प्लूरल है तो ये कभी नहीं लगेगा वहाँ पे। और नॉन स्पेसिफिक हो, किसी खास एक चीज़ की बात नहीं कर रहे, किसी भी आम कोई भी चीज़ की बात हो सकती है। वर्ड स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। और मेन बात दूसरी ये भी है कि कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होता हो। सो कॉन्सोनेंट कौन से हैं, नॉन वॉवल्स। सो वॉवल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, अ आ ई ऊ की जो आवाज़ है, सो वो सारे वॉवल्स होते हैं। और जो बाकी सारी जो अल्फ़ाबेट है, बाकी सारे जो आवाज़ें हैं, सो वो कॉन्सोनेंट होती हैं। सो और जो एन है ये कहाँ पे लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, नॉन स्पेसिफिक। और फ़र्क यही है कि वो कॉन्सोनेंट के साथ लगता था और एन जो है वो वॉवल के साथ लगता है। ए ई आई ओ यू की जो आवाज़ें जो आती हैं, अ आ की,
सो उनके आगे एन लगता है और ये दूसरे आवाज़ों के साथ लगता है। और जो द है या दी है तो ये सिंगुलर के साथ भी लग जाता है और प्लूरल के साथ भी लग जाता है। तो यहाँ पे मान लो ए एंड द में आपने चूज़ करना और प्लूरल हो फिर तो कुछ देखने की बात ही नहीं, अंडरस्टूड ही है कि द ही लगेगा। और यदि सिंगुलर है फिर ज़रूर देखना पड़ेगा साथ में। और दूसरा क्या है, ये स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके। और दूसरी बात है, इसको द और दी दोनों प्रोनाउंसिएशन हैं इसकी। द तब प्रोनाउंस करते हैं जब अगला वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, जैसे द बॉय, द गर्ल। और यदि अगला जो वर्ड है जैसे बी और जी है, बॉय और गर्ल में कॉन्सोनेंट साउंड है, और यदि वॉवल साउंड हो जैसे एग है तो हम कहेंगे दी एग या दी एंड। सो ई ए इस तरह के वर्ड से शुरू होता हो तो दी पढ़ते हैं इसको, और यदि नॉन वॉवल कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो तो द पढ़ते हैं इसको। सो ये भी बात अपने दिमाग में ज़रूर रखें। और यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, आई वांट डैश एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। एप्पल सिंगुलर है, तो सिंगुलर में तीनों वैसे तो आ सकते हैं। तो लेकिन अगली बात ये है कि जो एप्पल है तो ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई ये नहीं कहा गया कि मुझे वही वाला एप्पल चाहिए, कोई भी एप्पल हो सकता है बास्केट में से। सो कोई भी हो सकता है, मतलब नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ए और एन में से एक लगेगा। और इन दोनों में से क्या लगेगा, एप्पल ए लगा हुआ है, ए की साउंड आ रही है, सो वॉवल साउंड है ये। सो वॉवल साउंड है तो इट मीन्स एन लगेगा यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज एन। सो यहाँ पे क्या बनेगा, आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। और नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ गिव मी डैश केक। और यहाँ पे केक जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर है और साथ में यहाँ पे भी नॉन स्पेसिफिक है, कोई ख़ास केक की बात नहीं कर रहे, कोई भी केक हो सकता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट जो उसका अल्फ़ाबेट है दैट इज़ सी, क की आवाज़ आ रही है, क मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। सो यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। सो क्या आएगा, प्लीज़ गिव मी अ केक, प्लीज़ मुझे एक केक दो। और नेक्स्ट है, प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज़ ऑन द काउंटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहला पार्ट तो सेम ही है लेकिन साथ में लग गया दैट इज़ ऑन द काउंटर। इसका मतलब केक की बात ही हो रही है, लेकिन केक के साथ में निशानी भी है कि कौन सा केक, वो वाला केक जो काउंटर पे पड़ा है। सो इसका मतलब इसको स्पेसिफिक केक की बात हो रही है, यहाँ पे किसी खास केक की, पर्टिकुलर केक की बात हो रही है। तो जब स्पेसिफिक की बात हो रही है, खास की बात हो रही है, तो फिर द लगेगा वहाँ पे। तो यहाँ आएगा, प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज़ ऑन द काउंटर, मुझे वो केक दो जो काउंटर पे पड़ा है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। सो जो अगली टाइप है दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव्स। दिस दैट दीज दोज ये वाले वर्ड्स हैं। सो इसमें दिस कब लगाते हैं, जब सिंगुलर हो, नाउन जो है वो सिंगुलर हो, और क्लोज या नियर मतलब पास हो, करीब हो। और दैट कहाँ लगाते हैं, वो भी सिंगुलर के साथ, एक चीज़ हो लेकिन फार अवे, नॉट नियर, दूर हो, पास ना हो। और दीज प्लूरल के साथ लगाते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हों उनके आगे दीज लगाते हैं। और दूसरी शर्त क्या है कि क्लोज हो, नियर हो, पास चीज़ पड़ी हो, और ज़्यादा सी चीज़ें हों तो दीज लगाते हैं। और ज़्यादा चीज़ें हों लेकिन दूर पड़ी हों तो दोज लगाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक है सिंगुलर या प्लूरल, दूसरा है कि वो पास है या दूर है। तो उसके हिसाब से हम चारों में से एक डिसाइड करते हैं। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ब्रॉट डैश फ्लावर्स। और यहाँ पे सबसे पहले तो सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे क्या है। जो नाउन है जिसके आगे हमने डेमोस्ट्रेटिव लगाना है, तो नाउन है हमारे पास फ्लावर्स। सो दिस इज़ एस लगी हुई है, प्लूरल है। सो प्लूरल मतलब यही है कि इन दोनों में से एक चीज़ आएगी, दीज और दोज में से ये तो सिंगुलर वाली निकल के बाहर। और यहाँ पे अगली बात क्या है कि पास है या दूर है। तो यहाँ पे यदि दो चीज़ें हैं पास और दूर में, एक तो है कि डिस्टेंस की बात भी हो रही है, दूरी कितनी है वो भी है, प्लस साथ में टाइम की बात भी होती है कि टाइम जो है वो मतलब अभी अभी की बात हो रही है या पुरानी बात हो रही है। अभी अभी की बात हो रही है तो उसको नियर मानेंगे, यदि थोड़ी दूर की बात हो रही है, टेंस जो है पास्ट वाला है तो दूर मानेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है एक तो, और प्रेजेंट टेंस में हम जो है वो दीज लगाएंगे, प्रेजेंट मतलब अभी की बात कर रहे हैं कि अभी अभी फ्लावर्स जो है वो लेके आए हैं। तो आई ब्रॉट, यहाँ पे दीज आएगा क्योंकि ये नियर है टाइम के हिसाब से, ये प्रेजेंट है। सो यहाँ पे लगाएंगे आई ब्रॉट दीज फ्लावर्स। और नेक्स्ट देखें अगला एग्जाम्पल, आई लाइक डैश मूवी। सो यहाँ पे मूवी है, सिंगुलर है, तो इट मीन्स दिस और दैट, इन दोनों में से एक चीज़ आएगी इस केस में।
और दिस आएगा या दैट आएगा, फिर बात वही है कि यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी टाइम वाली बात है। लाइक है, प्रेजेंट टेंस है। सो प्रेजेंट टेंस में हम जनरली जो है वो क्लोज वाला जो वर्ड है दिस जो यहाँ पे इस केस में है तो ये लगाएंगे। तो यहाँ पे लगेगा आई लाइक दिस मूवी, मुझे ये मूवी पसंद है। और सेम सेंटेंस में थोड़ा फ़र्क किया हमने, लाइक की का जगह पे लाइक्ड कर दिया, पास्ट टेंस बन गया। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, हैज़ है तो प्रेजेंट टेंस है, हैड है तो पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है मतलब पुरानी बात हो रही है, टाइम के हिसाब से ये नियर वाली बात नहीं है। और सिंगुलर है साथ में, फिर वही है, सिंगुलर है तो दिस और दैट में से चूज़ करना है, लेकिन टाइम जो है वो पास्ट वाला है, फार अवे वाला टाइम है। तो इसलिए यहाँ पे हम दैट लगाएंगे। आई लाइक्ड दैट मूवी, मुझे वो मूवी अच्छी लगी। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि दिस और दैट, दीज और दोज, काफ़ी सिंपल डिफरेंस है इसका। और नेक्स्ट है नंबर्स एंड ऑर्डिनल्स। सो इसमें भी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। नंबर्स मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। और ऑर्डिनल्स में क्या आता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो वैसे तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास भी लगा सकते हैं, मैनी भी एक डिटर्मिनर है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यदि हमें कहा जाए कि आपने नंबर्स टाइप का या ऑर्डिनल टाइप का जो है वो डिटर्मिनर लगाना है, तो उस केस में यहाँ पे कोई भी नंबर भी आ सकते हैं। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ये भी हो सकता है। और द पेरेंट टीचर मीटिंग इज़ ऑन डैश सैटरडे। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डिनल लगा सकते हैं। ऑर्डिनल मतलब नेक्स्ट सैटरडे भी ले सकते हैं, द पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज़ ऑन नेक्स्ट सैटरडे, तो यहाँ पे ये वो अप्रोप्रिएट होगा। तो यदि यहाँ पे लिखा होता डैश सैटरडे ऑफ द मंथ, तो फिर हम सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ या लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, फिर कुछ और भी आ सकता था। और नेक्स्ट है ही स्टूड डैश इन हिज क्लास इन द फर्स्ट टर्म एग्जाम्स। तो यहाँ पे भी ऑर्डिनल लगेगा, वो उसकी कौन सी पोजीशन आई, स्टूड फर्स्ट या स्टूड सेकंड या स्टूड थर्ड या वट एवर, कोई भी पोजीशन हो सकती है इन हिज क्लास। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई ऑर्डिनल लग सकता है। सो द नेक्स्ट टाइप्स आर पोजेसिव्स। और पोजेसिव्स में जैसे माई, योर, आवर, मेरा, आपका, हमारा, देयर, उनका। सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं। और पोजेसिव्स में भी पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। सो इनमें फ़र्क क्या है, ये जो नॉर्मल माई है दिस इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव, और माइन, माई से माइन भी बनता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। योर पोजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। और इनका फ़र्क क्या है, सो माई की यूजेज तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे दिस इज़ माई बुक। सो बुक नाउन है और माई उसके आगे उसका डिटर्मिनर है कि बुक है, किसकी बुक है, माई मेरी किताब है। और इस तरह भी लिखा जा सकता है दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। सो माई और माइन दोनों डिटर्मिनर हैं, दोनों पोजेसिव्स हैं। और एक और एग्जांपल है, शी लुक्ड एट डैश फेस इन द मिरर। सो शी लुक्ड एट, किसके चेहरे को देखा हुआ होगा, उसने खुद के चेहरे को देखा होगा, शी है, तो फिर वहाँ पे हम हर लगा सकते हैं, शी लुक्ड एट हर फेस इन द मिरर। और ही होता तो हिज फेस इन द मिरर। और नेक्स्ट है वी केप्ट व्हाट वाज आवर्स। हमने वो चीज़ रखी जो हमारी थी, एंड रिटर्न देम व्हाट वाज डैश, और उनको वापस कर दी जो उनकी थी। सो उनकी थी तो व्हाट वाज देयर्स। सो आवर्स है तो यहाँ पे हम देयर्स लगाएंगे। और वही यदि उसमें नाउन के आगे लगा होता तो देयर आना था, और यदि पीछे लगाया तो यहाँ पे देयर्स आएगा। सो नेक्स्ट टाइप है क्वेंटिफायर्स। सो क्वेंटिफायर काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। सो जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। सो ये सब काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। सो उसमें दोनों तरह की चीज़ें आती हैं, काउंटेबल भी और नॉन काउंटेबल भी। और जिनको गिनती की जा सकती है वो भी, और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती वो भी। सो फ्यू जो वर्ड है ये ज़्यादातर हम गिनती वाली काउंटेबल चीज़ों के साथ लगाते हैं। मैनी भी बहुत सारे, ये भी काउंटेबल के साथ लगाते हैं। मच, मच मतलब भी काफ़ी, लेकिन जिस चीज़ को गिन नहीं सकते वहाँ पे मच लगाते हैं। इसी तरह और वर्ड्स हैं, लिटल, ए लिटल भी वर्ड्स हैं जो कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ लगते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। इनकी आगे फर्दर कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। इनडेफिनेट न्यूमरल्स एक तो हैं। तो बहुत सारी बुक्स में ये जो मैंने पहले बताया कि इसको जो नंबर्स वाला जो हमने कैटेगरी की थी उनमें भी इनको इंक्लूड कर लिया जाता है। और कई बार पूरे का पूरा जो नंबर वाला पार्ट है सारा क्वेंटिफायर में भी लिया जा सकता है। सो इन एनी केस मतलब ये सारे जो हैं दीज आर डिटर्मिनर्स। और इसमें हमने एग्जांपल देखें, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और मैनी, ऑल, सेवरल, ये सब वर्ड्स हैं। सो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, इनका फ़र्क क्या है ये भी डिस्कस करते हैं अभी आगे जाके। इन तीनों में फ्यू वाले ही 3 वर्ड हमने लिखे हैं जैसे, तो क्या फ़र्क है इनमें।
और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स में जैसे हम कहते हैं ईच मतलब हर एक का, एवरी मतलब मिलता जुलता ही है, एवरी मतलब सभी का। सो ईच में होता है कि एक एक को एक एक चीज़ जैसे मिली है, एवरी मतलब सभी को एक चीज़ मिली है जैसे। और नेक्स्ट वर्ड है आइदर या ईदर। सो नेक्स्ट है नाइदर या नीदर। सो नाइदर या आइदर ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशंस हैं और ईदर नीदर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस हैं। सो आइदर मतलब दोनों में से एक का, नाइदर मतलब दोनों में से किसी का भी नहीं। सो ये वर्ड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट नॉन न्यूमरल्स जो हैं जैसे लिटिल, ए लिटिल। सो वही जो फ्यू ए फ्यू है और लिटिल ए लिटिल में फ़र्क यही है। फ्यू ए फ्यू मतलब गिनती वाली चीज़ लेकिन थोड़ी चीज़, लिटिल ए लिटिल थोड़ी चीज़ लेकिन जो गिन नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते जिसकी। और मच और मैनी में भी वही फ़र्क है। मैनी भी बहुत सारा, मच भी बहुत सारा। मैनी की गिनती कर सकते हैं, मच की गिनती नहीं कर सकते। प्लेंटी ये भी मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। एनी मतलब कोई भी। इनफ मतलब काफ़ी, मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम। सो ऐसे ही वर्ड्स हैं। सो इसकी एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम। मान लो यहाँ पे एग्जांपल है, देयर वर ओनली डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर वर ओनली, सिर्फ मतलब कम क्वांटिटी है। सो इसमें कई वर्ड कम क्वांटिटी वाले हैं, कई ज़्यादा वाले हैं। और नाउन कौन सा है? स्टूडेंट्स है। सो स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, इस बात का ख्याल रखना है। जो काउंटेबल है मतलब इस पहले वाली कैटेगरी में से हम कोई ना कोई वर्ड लेंगे, और यदि काउंटेबल ना होता तो ये नीचे वाली कैटेगरी हमने इसमें से कोई वर्ड लेना था। तो यहाँ पे गिनती वाला है, काउंटेबल नाउन है। तो देवर ओनली मतलब सिर्फ, थोड़े मतलब कम गिनती वाले। और कम गिनती के लिए जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ अ फ्यू। सो देवर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो यहाँ पे ये आएगा। और यहीं पे बात कर रहे हैं फ्यू और द फ्यू, ये कहाँ पे लगता है? फ्यू का मतलब तो यदि ए आगे नहीं लगा, सिर्फ फ्यू लिखा हुआ है वहाँ पे, इसका मतलब तो ये होता है कि ना के बराबर, ज़ीरो के बिल्कुल पास, ज़्यादा से ज़्यादा एक या मे बी दो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ए फ्यू मतलब थोड़े से हैं, कम है लेकिन थोड़े फिर भी हैं, 3 4 5 हो सकते हैं। थोड़े कम क्वांटिटी है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर नहीं है। और द फ्यू कहाँ पे लगाते हैं? ये वही जो ए एन और द का जो हमने फ़र्क पहले डिस्कस किया था, उसी तरह का फ़र्क है। सो द फ्यू हम कहाँ पे लगाएंगे? सो जहाँ पे हम कहते हैं कि थोड़े हैं, और कौन से थोड़े हैं वो भी एग्जैक्टली हमें पता कि ये वाले थोड़े हैं। तो इसकी एग्जांपल अभी आगे लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अगली क्या है। सो नेक्स्ट है ही टॉट डैश स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन द क्लास। सो उसने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया डैश स्टूडेंट्स को जो क्लास में प्रेजेंट थे। सो यहाँ पे फिर वहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि साथ में स्टूडेंट्स के साथ स्पेसिफिक स्टूडेंट है। कौन से स्टूडेंट? जो प्रेजेंट थे क्लास में। तो जैसे हमने ए एन और द का फ़र्क किया था कि जहाँ पे स्पेसिफिक हो तो वहाँ पे द लग जाता है। जैसे केक की एग्जांपल हमने पहले की थी, तो केक कौन सा केक यदि बताया गया हो तो द केक हो जाता है वो। उसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स बताया गया है तो द साथ में लग जाएगा फ्यू के, तो यहाँ पे आएगा द फ्यू। ही टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन द क्लास। सो यहाँ पे ये आएगा। सो आई होप इन दोनों का, ए फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। और फ्यू का पहले ही मैंने बताया कि जहाँ पे ना के बराबर हो, जस्ट एक आधी हो, उससे ज़्यादा ना हो, तो तब मतलब हम फ्यू लगाते हैं जहाँ। और नेक्स्ट देखें, आई डेंट फाइंड डैश स्टूडेंट इन द क्लास। मुझे नहीं मिला डैश स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला क्लास में। सो ऐसे केस में हम वर्ड जो लगाते हैं दैट इज़ एनी। सो एनी जो है वो और सम, ये दो वर्ड ऐसे हैं जैसे, हालांकि हमने लिखे तो उसको इंडेफिनिट न्यूमरल में, नॉन न्यूमरल में लिखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है वैसे। तो सम और एनी ये दोनों वर्ड जो हैं वो काउंटेबल के साथ भी लग जाते हैं और नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ भी लग जाते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें। तो देखने वाली बात यह है कि अक्सर एग्ज़ाम में आपको जो ब्लैंक्स मिलती हैं उसमें सम और एनी दोनों में से कई बार ऑप्शन दी होती है। तो जो एनी है, एनी मतलब वहाँ पे हम लगाते हैं जहाँ पे कोई नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे नेगेटिव मतलब नॉट वाला सेंटेंस हो, या कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला यदि मान लो कहीं पे कोई आ जाए, तो वहाँ पे यदि सम और एनी में से चूज़ करना हो तो रूल ऑफ थंब ये है, एक जो सिंपल बेसिक रूल ये है कि ज़्यादातर नॉट लगा हो या क्वेश्चन मार्क कहीं पे लगा हो और आपने चूज़ करना हो, बीच में एनी वाली ऑप्शन हो, तो ज़्यादातर एनी वाली ऑप्शन हम चूज़ करते हैं। आई डेंट फाइंड एनी स्टूडेंट इन द क्लास। मुझे क्लास में कोई भी स्टूडेंट नज़र नहीं आया। इसका मतलब यही है यहाँ पे। और नेक्स्ट है आई डोंट हैव डैश टू से। सो मेरे पास डैश कहने के लिए नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। आई डोंट हैव मच टू से। और नेक्स्ट है देयर इज़ डैश होप ऑफ हिज सर्वाइवल आफ्टर द फेटल एक्सीडेंट।
तो उसकी सर्वाइवल की, बचने की डैश होप है, डैश उम्मीद है। जो फेटल एक्सीडेंट, मौत तक पहुंचाने वाला जो एक्सीडेंट था, उसके बाद उसके मरने की, बचने की डैश उम्मीद है। सो मतलब यदि फेटल एक्सीडेंट था, मौत जैसा एक्सीडेंट था, तो फिर उम्मीद बचने की ना के बराबर होती है। और ना के बराबर वाला जो वर्ड है हमारे पास, दैट इज़ लिटल। देयर इज़ लिटल होप ऑफ ए सर्वाइवल आफ्टर द फेटल एक्सीडेंट। और ना के बराबर वाला वर्ड फ्यू भी था, लेकिन फ्यू काउंटेबल है, गिनती वाली चीज़ों के साथ लगता है। और जो उम्मीद है, उम्मीद की हम गिनती नहीं कर सकते, सो इन अनकाउंटेबल चीज़ है। तो इसलिए हमने साथ में ये वाला वर्ड लगाया, लिटल। देयर इज़ लिटल होप ऑफ ए सर्वाइवल आफ्टर द फेटल एक्सीडेंट। और नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वर्ड्स। सो डब्ल्यू एच वाले वर्ड जो हैं, इंटेरोगेटिव टाइप के जो वर्ड्स हैं, व्हाट, विच, हुज। और कई बुक्स में इनको डेमोस्ट्रेटिव्स का ही पार्ट माना जाता है, तो यहाँ पे हमने हालांकि अलग लिखा हुआ है इसको। सो व्हाट पहला वर्ड है, व्हाट। इट इज़ यूज टू आस्क इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वहाँ पे हम व्हाट लगाते हैं। जैसे हम कहें व्हाट इज़ द टाइम नाउ, तो यहाँ पे व्हाट आएगा, डैश इज़ द टाइम नाउ, व्हाट इज़ द टाइम नाउ, अभी क्या समय हुआ है। सो नेक्स्ट वर्ड है हुज। हुज इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पोजेशन। सो पोजेसिव्स हम लगाते हैं, तो जहाँ पे पोजेसिव हमें पता नहीं है कि पोजेशन किसकी है, कोई चीज़ किसकी है, हमने पूछना है किसकी है, तो वहाँ पे हम हुज लगाते हैं। जैसे डैश बुक इज़ दिस, तो यहाँ पे आएगा हुज बुक इज़ दिस। और नेक्स्ट है विच। इट इज़ यूज फॉर आस्किंग चॉइस, कोई चॉइस के बारे में पूछना हो कि कौन सी चीज़ आपने चूज़ करनी है, कौन सा नाउन चूज़ करना है, तो वहाँ पे विच लगाते हैं। डैश ऑफ दीज इज़ योर फेवरेट बुक, तो इसमें से कौन सी आपकी फेवरेट बुक है, तो विच ऑफ दीज इज़ योर फेवरेट बुक। तो ये यहाँ पे वर्ड लगेगा, यहाँ पे विच लगेगा। तो इस तरह की जगह पे यूज़ करते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सो हुज पोजेशन पता करने के लिए, और विच चॉइस पता करने के लिए। और ये सारे डिटर्मिनर्स थे, सारी टाइप्स हमने कर ली हैं। अब एग्जांपल्स लेंगे, और कोई भी डाउट रह गया हो तो एग्जांपल्स में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो बड़ी इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं वही हम ले रहे हैं एग्जांपल में। और देखें क्या क्या सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है इंडिया इज़ डैश ग्रेट कंट्री। सो जो भारत है वो डैश महान देश है। सो दो ऑप्शंस हैं, ए और द। और यहाँ पे हम लगाएंगे इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। सो द नहीं लगाएंगे। द क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि द स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं, और ज़्यादातर द हम लगाते हैं मान लो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री, जैसे ग्रेटर या ग्रेटेस्ट होता तो वहाँ पे द लगना था। यदि मान लो हम कहें कि इंडिया इज़ डैश, यदि यहाँ पे लिखा होता है इंडिया इज़ डैश ग्रेटेस्ट कंट्री, भारत दुनिया का सबसे महान देश है, तो फिर द लगना था। तो यहाँ पे सिर्फ महान है, सबसे महान नहीं है, कि और जो देश हैं वो भी महान हो सकते हैं, तो उस केस में हम ए लगाएंगे। सो इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, सो ये इसका राइट आंसर है, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। और नेक्स्ट है डैश बुक यू वांट इज़ नॉट विद मी। सो जो वो बुक जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे बुक है, तो बुक के साथ निशानी भी है कि कौन सी बुक जो आपको चाहिए। सो निशानी भी है, मतलब स्पेसिफिक है। हमने शुरू में बात की थी, स्पेसिफिक की बात हो तो तब वहाँ पे हम द लगाते हैं। सो जहाँ पे अगर द बुक यू वांट इज़ नॉट विद मी। और फिर वही बात है कि स्पेसिफिक हो तो द लगेगा। जैसे कोई मान लो कोई स्टोरी भी चल रही है, जैसे उसमें किसी नाउन के बारे में सबसे पहले जब मेंशन किया जाता है तो ए आएगा, लेकिन सेम नाउन को जब रिपीट किया जाएगा, हमें पता होगा ये वही वाला है जिसके बारे में पहले बात हुई, तो द लगेगा। जैसे मान लो थर्स्टी क्रो की एग्जांपल है, तो यदि मान लो कि वंस देयर वाज डैश थर्स्टी क्रो, तो वहाँ पे हम लिखेंगे वंस देयर वाज ए थर्स्टी क्रो। अगली लाइन में लिखा हो डैश क्रो वाज फ्लाइंग इन द स्काई। सो डैश क्रो वाज फ्लाइंग इन द स्काई, हमें पता है कि उसी क्रो की बात हो रही है जो पहले लिखा था, तो इसलिए हम अगली बार जब क्रो की बात आएगी स्टोरी में तो द लगाएंगे, लेकिन जब पहली बार बात आएगी तो ए लगाएंगे। सो यहाँ पे जो था बुक थी, लेकिन बुक के साथ मेंशन किया गया था कौन सी बुक है, तो इसलिए भी हम द लगाया हमने। सो नेक्स्ट है इंग्लिश इज़ डैश यूनिवर्सल लैंग्वेज। ऑप्शन है ए और एन। और ए और एन में जब हमने चूज़ करना हो तो वॉवल साउंड को देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखें साउंड कौन सी आ रही है। हालांकि लिखा तो यू है, सो यू इज़ ए वॉवल, लेकिन सिर्फ स्पेलिंग्स नहीं देखने, हमने प्रोनाउंसिएशन देखनी है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो इसकी यदि ऊ की आवाज़ आती होती फिर तो यूनिवर्सल होता, फिर तो एन आना था। लेकिन आवाज़ ऊ की नहीं, आवाज़ य की है। सो यहाँ पे आवाज़ जिसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सल। सो यूनिवर्सल य की आवाज़ है, वोवेल जैसी आवाज़ नहीं है। सो इसलिए ए नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे
ए लगेगा। सो यहाँ पे आएगा इंग्लिश इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो हमने साउंड देखनी है, आवाज़ बोलने में कैसी आती है, बोलने में ए ई आई ओ यू की आवाज़ आती है कि नहीं आती, तो ये देखनी है। सो इस बात का ख्याल रखें। सो कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं। कांता इज़ डैश टॉलर ऑफ देम बोथ। सो ए या द में से ऑप्शन है कंपैरेटिव डिग्री है, टॉल होता तो ए ही आना था वहाँ पे, लेकिन टॉलर है या टॉलेस्ट है तो द लगेगा। कांता इज़ द टॉलर ऑफ देम बोथ। नेक्स्ट है ही लॉस्ट डैश फ्रेंड्स ही हैड। सो यहाँ पे उसने वो गवा दिए वो दोस्त, जो कुछ दोस्त उसके थे वो उसने गवा दिए। सो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ निशानी है, कौन से फ्रेंड्स ही हैड, जो उसके थे। सो निशानी है तो द लगेगा साथ में। सो द फ्यू आएगा वहाँ पे। तो यदि यहाँ पे ही हैड ना होता, जस्ट ही लॉस्ट डैश फ्रेंड्स होता, फिर ए फ्यू भी हो सकता था कि फ्रेंड्स की कोई निशानी नहीं है, कौन से दोस्त, कोई भी दोस्त हो सकते हैं, तो ही लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे ही हैड भी साथ में लगा है, फ्रेंड्स की निशानी बताई है, तो फिर आएगा ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। तो आई होप इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ए फ्यू और द फ्यू में क्या फ़र्क है। और नेक्स्ट है ओनली, अगला वर्ड है फ्यू और ए फ्यू, इन दोनों में से चूज़ करना है। ओनली डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। सिर्फ डैश स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे क्लास में। और जब सिर्फ लग जाए, ओनली लग जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो थे एटलीस्ट, तो यहाँ पे हम ए फ्यू लगाते हैं। तो फ्यू ओनली के साथ नहीं लगेगा, जस्ट वैसे ही सिर्फ फ्यू स्टूडेंट्स हो सकता। फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास का मतलब होना था कि ना के बराबर ही थे, एक आधी था, कुछ खाली थी लगभग क्लास। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास मतलब ओनली जब साथ में लग गया कि सिर्फ थोड़े थे, कम थे, लेकिन 4 5 6 होंगे मे बी, तो यहाँ पे ए फ्यू आएगा ओनली के साथ। सो यही है कि ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। आगे देखें, गिव मी सम कर्ड या फ्यू कर्ड। सो फ्यू लगता है जहाँ पे गिनती की जा सके, सम जो है वो गिनती वाली चीज़ों के साथ भी लग जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ भी लगता है। तो यहाँ पे कर्ड, कर्ड की गिनती नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे हम सम लगाएंगे इसके साथ। फ्यू तो बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि कर्ड जो है वो काउंटेबल नहीं है, और फ्यू सिर्फ काउंटेबल के साथ ही लगता है। और गिव मी सम कर्ड। नेक्स्ट है वी डू नॉट एक्सपेक्ट डैश मर्सी फ्रॉम हिम। हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे किसी मर्सी की, किसी दया की उससे। सो डू नॉट, पहले भी उन्होंने बात की थी, जहाँ पे नॉट हो, नेगेटिव हो, तो तब ज़्यादातर एनी ही लगाते हैं हम वहाँ पे। सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मर्सी फ्रॉम हिम। हम उससे कोई भी किसी तरह की भी मर्सी की, दया की उम्मीद नहीं कर रहे। और इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए एक और हमने सेम एग्जांपल लिए डू नॉट काट के, वी एक्सपेक्ट डैश मर्सी फ्रॉम हिम। सो यहाँ पे एनी और सम है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वी एक्सपेक्ट सम मर्सी फ्रॉम हिम। तो यहाँ देखने वाली बात यही है कि नेगेटिव के साथ हमने एनी लगाया, तो नेगेटिव नहीं है तो एनी नहीं लगाया, वहाँ पे हमने नॉर्मल सम लगाया। वी एक्सपेक्ट सम मर्सी फ्रॉम हिम, कि हम उनसे कुछ दया की उम्मीद करते हैं, तो वहाँ पे था कि कोई दया की उम्मीद नहीं करते। सो इस बात का ख्याल रखें कि उसमें वही इंटेरोगेटिव होता, जैसे मान लो ऐसे भी होता कि डू यू एक्सपेक्ट डैश मर्सी फ्रॉम हिम। सो डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम कोई उम्मीद करते हो, तो वहाँ पे भी हम एनी लगाना था हमने। तो सिंपल पॉजिटिव है तो एनी नहीं लगाया, वहाँ पे हमने सम लगाया इन दोनों में से। और कुछ लास्ट एग्जांपल्स और ले रहे हैं कि देयर आरंट डैश स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। सो डैश स्टूडेंट्स ऑप्शन है मच और मैनी, दोनों में से एक चूज़ करना है। मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। मैनी गिनती वाली चीज़ों के साथ लगता है। स्टूडेंट्स की गिनती की जा सकती है, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं। सो ऐसा नहीं होगा कि 3.5 है या 4.2 है, ऐसे तो नहीं है, वो होल नंबर्स हैं। सो होल नंबर वाली गिनती हो सकती है, तो इट मीन्स यहाँ पे मैनी आएगा, देयर आरंट मैनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। और फिर ऑप्शन है हमारे पास मैनी, मच, एवरी, तीनों में से एक की ऑप्शन है डैश ए मैन हैज़ डाइड ऑफ कॉलरा। सो डैश ए मैन, सो डैश ए मैन जब ए के साथ मैनी लगाते हैं, सो मैनी ए मैन। सो सुनने में थोड़ा कई बार अजीब भी लगता है कि मैनी के साथ हम सोचते हैं कि प्लूरल लगना चाहिए, मैनी मैन होना चाहिए वहाँ पे, तो यहाँ पे तो ए मैन है। तो लेकिन ये जो मैनी ए मैन है, ये भी एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है। सो मैनी ए मैन का भी वही मतलब है जो मैनी मैन का मतलब होता है। सो मैनी मैन भी हो सकता है, मैनी ए मैन भी हो सकता है, खासकर पोएटिक जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, तो वहाँ पे ये अक्सर यूज़ किया जाता है मैनी ए मैन या मैनी ए समथिंग। सो यहाँ पे मैनी लगेगा। और मच ए मैन तो वैसे ही नहीं लगना, क्योंकि मैन काउंटेबल है, तो मच वैसे नहीं लगना था। तो एवरी के साथ ए मैन ही, एवरी मैन तो हो सकता है लेकिन एवरी ए मैन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ मैनी ए मैन हैज़ डाइड ऑफ कॉलरा। मतलब इसका ये है कि बहुत सारे आदमी
मारे गए कॉलरा की वजह से, इस डिजीज़ की वजह से। सो नेक्स्ट है डैश प्लेयर वाज गिवन अ मेडल। सो ईच प्लेयर या एवरी प्लेयर। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये एग्जांपल है। तो यदि इस हर प्लेयर को एक एक मेडल मिला है तो वहाँ पे ईच आएगा, ईच प्लेयर वाज गिवन ए मेडल। तो यदि मान लो एक ही मेडल सभी को दिया जाता फिर तो एवरी प्लेयर वाज गिवन ए मेडल, फिर ये होना था। तो लेकिन हमें पता ही है प्रॉपर वे है, जो नॉर्मल मेथड है वो यही है कि सभी को एक एक मेडल दिया जाता है। सो प्रत्येक को, हर एक को, जब हर एक की बात हो तो तब हम ईच लगाते हैं, ईच प्लेयर वाज गिवन ए मेडल। सो ये यहाँ पे आएगा। सो दीज वर अ फ्यू एग्जांपल्स। सो आई होप कि इन एग्जांपल्स को देख के आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर हम लगाते हैं। और आसान बात यही है कि खास पर्टिकुलरली यदि 10th क्लास की बात की जाए या 12th क्लास की बात की जाए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें तो यही है कि हमेशा ऑप्शन वहाँ पे आती है। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी अक्सर ऑप्शंस वहाँ पे आती हैं। यदि वहाँ पे ऑप्शन दी हो, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर दी गई है, तो दो में से एक चूज़ करना हो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है। और यदि दो में से एक ना भी चूज़ करना हो, वैसे ही डिसाइड करना हो, तो तब भी आई थिंक कि जितनी एग्जांपल्स हमने की हैं इतनी यदि आप करोगे, थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे, तो शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट। और मेन बात बस यही है कि ये सारे वर्ड जो हमने पहले भी जैसे देखे थे, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। सो हमें कहा जाए फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल डिटर्मिनर, तो इसका मतलब ए एंड द भी हो सकता है, दिस दैट दीज दोज भी हो सकता है, या कोई नंबर भी हो सकता है, या कोई पॉजेसिव इस तरह का भी हो सकता है, या ये फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, कोई क्वांटिफायर, लिटिल, ए लिटिल, इस तरह का कोई वर्ड, मैनी, मच, ऐसा भी हो सकता है, या व्हाट, विच, यूज़। मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी फिल किया जा सकता है यदि हमें वैसे ही कहा जाए कि इसमें डिटर्मिनर फिल करो। और ज़्यादातर तो काम आसान ही होता है, जैसे मैंने बताया कि चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस में से एक चूज़ करना वो तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट। सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ लगी होगी डिटर्मिनर्स कैसे होते हैं। और कोई भी टॉपिक हो, चाहे आसान हो या डिफ़िकल्ट, द की थिंग इज़ प्रैक्टिस। सो आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सो बेसिक जो रूल्स हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं, बाकी उनको रूल्स को इम्प्लीमेंट जो करना है वो आपने खुद करना है। सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज सेंटेंसेस एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन द ग्रामर. So thank you. So we'll meet once again with another video. We'll cover another grammar topic in our next video. So goodbye till then. Thank you. God bless you.